गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीव विज्ञान का पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीव जगत। जीव जगत में सबसे पहले हम बात करेंगे सजीव की। पहले तो इस जीव जिसे हम सजीव भी पढ़ते हैं उस सजीव की परिभाषा क्या है, सजीव किसे कहेंगे। तो पृथ्वी का वह घटक जिसमें वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, अनुकूलन, समस्थापन का गुण पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। तो सजीव में यहाँ दो एग्जाम्पल अपने सामने आते हैं, पादप और जंतु। सजीवों के लक्षण, पहला है वृद्धि। देखिए हर जीव जंतु, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, उसके अंदर वृद्धि का गुण पाया जाता है। उसके शरीर में जन्म के पश्चात, जन्म लेने के बाद निश्चित समय तक वृद्धि होती रहती है, उसके विकास होता रहता है। सेकेंड वन होता है प्रजनन, कि हर जीव में ये क्षमता होती है कि वो अपने समान संतति उत्पन्न कर सकता है। तो अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। उसके बाद उत्सर्जन, कि जो भी उसने खाया है उसको अच्छे से शरीर में पचाकर जो शेष पचा हुआ पदार्थ जिसका अवशोषण नहीं हो सकता, उसको शरीर से क्या किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। ये गुण उसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद संवेदनशीलता, कि प्रत्येक जीव के अंदर संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। अब यह संवेदनशीलता के टोटल 5 घटक होते हैं। सबसे पहला होता है नाक, दूसरा होता है कान, संवेदी अंग, नाक, कान, आंख, नाक, कान, आंख हो गए। उसके बाद नाक हो गया, कान हो गई, आंखें हो गई, जीभ, और पांचवी होती है त्वचा। यह आपके शरीर के संवेदी अंग है जो क्या करते हैं, संवेदनशीलता का ज्ञान करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सजीवों के लक्षण, मैं अपन यही बात कर रहे हैं संवेदनशीलता। उसके बाद हम बात करते हैं अनुकूलन की, कि प्रत्येक जीव में अपने आस पड़ोस के वातावरण के प्रति अनुकूलित होने की क्षमता पाई जाती है। वह अपने शरीर को अपने आसपास का जैसा वातावरण है, चाहे वो सर्दी है चाहे वो गर्मी है और भी कोई वातावरण जैसी कंडीशन है, जैसा पर्यावरण है, उसके हिसाब से अपने आप को अनुकूलित कर सकता है। उसके बाद समस्थापन, होम्योस्टेसिस, वर्ड्स है होम्योस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस के बारे में डब्ल्यू कैनन ने बताया था। डब्ल्यू कैनन ने बताया था, डब्ल्यू कैनन ने बताया था, डब्ल्यू कैनन ने बताया था सबसे पहले। तो देखिए समझ लीजिए होम्योस्टेसिस होती क्या है, समस्थापन होता क्या है, कि जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो एक निश्चित समय के बाद जब विश्राम करते हैं तो उसके बाद वो वापस सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। इस अवस्था, इस ये जो पूरी घटना है इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं, समस्थापन कहते हैं। उसके बाद मृत्यु की बात करते हैं तो हम जानते हैं इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, वो मरता जरूर है, तो उसे हम मृत्यु कहते हैं। ये सभी गुण, ये सभी लक्षण एक सजीव के होते हैं और हम कह सकते हैं कि ये जिसके अंदर पाए जाते हैं उसे हम सजीव कह सकते हैं। तो प्रत्येक जंतु भी मरता है, प्रत्येक जंतु के अंदर प्रजनन होता है, उसकी वृद्धि होती है, उसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, उसमें संवेदनशीलता होती है, उसमें अनुकूलन के गुण पाए जाते हैं, वो समस्थापन कर सकता है और अंततः उसकी मृत्यु होती है। एक पॉइंट अपने यहाँ रह गया है जिसे हम उपापचयन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उपापचयन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है जैव विविधता। सजीवों में पाई जाने वाली आवासीय, कि जिस आवास में वो रह रहा है, चाहे एक ही जीव के दो अगर बच्चे हैं, उन दोनों को अलग अलग वातावरण में रख दें
तो उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं जरूर देखने को मिलेगी। तो सजीवों में पाई जाने वाली आवासीय, शारीरिक, कायिक विभिन्नताओं को जैव विविधताएं कहते हैं। जितनी भी उनमें विविधताएं हैं, चाहे वो शरीर के अंदर कोई विविधता है, चाहे उसके आवासीय रूप के कारण जो विविधताएं हैं, और उसके कायिक विविधताएं भी हो सकती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तो पादप के जैसे कि विविध रूप शैवाल होते हैं, पादपों के अंदर शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है। अगर जंतुओं की बात करूं तो बैक्टीरिया है, वायरस है, जीवाणुभोजी है, अकशेरुकी है और कशेरुकी है। तो इस प्रकार से जीवों में कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करें तो नामकरण की। देखिए प्रारंभ के समय, स्टार्टिंग के समय में जब पादपों के ऊपर प्रयोग किए जाने लगे, पादपों को खोजा जाने लगा, ढूंढा जाने लगा, तो उन पादपों को किस नाम से पुकारे। हम भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने जंतु, जैसे ही अपनी बात करूं तो प्रत्येक बालक या प्रत्येक छात्र छात्रा का नाम अलग अलग होता है। क्यों? सबका नाम एक ही क्यों नहीं होता? तो सबको अलग अलग क्यों नाम दिया जाता है? कि उनको हम आसानी से पहचान सके। तो जीवों के नामकरण के लिए कैरोलस लिनियस ने द्विपद नाम पद्धति दी, जिसके बारे में इससे भी पहले गैस्पार्ड बोहेन ने अपनी पुस्तक में बताया था। उस पुस्तक का नाम क्या था? पिनेक्स। क्या नाम था? पिनेक्स। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का नाम दो पद से मिलकर बना होता है। कितने पद होते हैं? दो पद। प्रथम पद क्या होता है? वंश, और दूसरा पद जो होता है वो क्या होता है? जाति। दूसरा पद क्या होता है? जाति। अब देखिए एग्जांपल जैसे कि पाइसम सेटाइयम, तो पाइसम उसका वंश है, जाति है सेटाइयम। मैंजिफेरा इंडिका है तो मैंजिफेरा इंडिका उसका वंश है और ये इसकी जाति है, इंडिका उसकी जाति है। फिर द्विपद नाम पद्धति के कुछ नियम, कुछ रूल्स होते हैं इसके। तो पहला पद जो हमेशा होता है वो हमेशा किसका होगा? वंश का होगा। दूसरा किसका होगा? जाति का होगा। अब दूसरा पॉइंट कहा कि वैज्ञानिक नामकरण हमेशा एकलिक भाषा में किया जाता है, जिसे हमेशा त्रिडी भाषा में लिखा जाता है, जिसे हमेशा तिरछा लिखा जाता है, जिसे हमेशा तिरछा लिखा जाता है, जिसे हमेशा तिरछा लिखा जाता है। टेढ़ा तो हम लिख नहीं सकते, तो टेढ़ा ना लिख सके इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक रूल्स दिया कि हम इन्हें टेढ़ा नहीं लिख सकते, इसके लिए वंश व जाति को अलग अलग रेखांकित करते हैं। तो ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है, हमें याद रखना है। एक चौथा रूल्स और था कि वंश का प्रथम शब्द, वंश का प्रथम शब्द अक्षर हमेशा कैपिटल बड़ा व जाति का हमेशा छोटा लिखा है। इसमें कैपिटल में होता है। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये जरूर होने चाहिए। तो ये कुछ बेसिकली था। कल हम बात करेंगे वर्गीकी की। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा वर्गीकी। तो वर्गीकी के बारे में हम कल अच्छे से और भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट टुडे विल start next new class.